वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से मविशाला चैनल अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री बीपीएससी ऑप्शनल में आज का जो हमारा विषय है वह है पल्लव समाज, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी ऑप्शनल के लिए एक अनिवार्य विषय टॉपिक है, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत से इस समय में, खासकर गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत से दो प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है। गुप्तोत्तर काल में ध्यान रखना, एक चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और दूसरा पल्लव। हमेशा मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो ये एक यहां पर निर्णय लेते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यदि एक वर्ष पल्लव पूछा है, दूसरे वर्ष चालुक्य पूछा है, फिर एक साल पल्लव पूछा, फिर चालुक्य पूछा, फिर चालुक्य पूछा, पल्लव पूछा, क्योंकि दो ही क्वेश्चन यहां से बनता है। और खास करके पल्लव, कला, संस्कृति, समाज, यहां से तो अनिवार्य रूप से एक प्रश्न होता ही है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो एक प्रश्न आप आसानी से मुख्य परीक्षा में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करें, पहला टॉपिक इसमें है पल्लव समाज। पल्लव की सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक संगठन किस प्रकार का था। देखिए, यदि हम समाज की बात करते हैं और सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें बहुत कुछ नया हमें देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक संस्कृति जो था और सामाजिक संरचनाएं जो थी पल्लव समय में, वह आर्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्यीकरण का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, समाज जिस प्रकार से, मैंने कहा उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज वर्ण के आधार पर चार जातियों में विभाजित हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च माना गया, नीति निर्धारक माना गया, नियामक बनाए गए। ठीक उसी प्रकार से समाज जो था वर्ण यानी जाति व्यवस्था पर आधारित था। समाज जाति पर आधारित था और यानी वर्ण एवं जाति पर आधारित था। यदि हम समाज में पढ़ते हैं, समाज में जाति पढ़ेंगे, जाति के साथ साथ हम इसमें स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की क्या स्थिति थी उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि पल्लव समाज में वही रूप हमें देखने को मिलता है जो उत्तरी भारत के राजवंशों में हमें दिखाई दिया। जैसे हम देखते हैं परंपरागत कि वर्ण के आधार पर समाज का विभाजन था, ठीक उसी प्रकार से पल्लव दक्षिण भारत में कांची में इसकी राजधानी थी, वहां भी इसी प्रकार का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर यानी और वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना, उसकी स्थापना करना पल्लव राजवंश के शासकों का एक कर्तव्य भी माना गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि जाति में यहां पर ब्राह्मण जो थे वह सर्वोच्च थे। ब्राह्मण यहां सर्वोच्च है, तो ब्राह्मण सर्वोच्च होने के कारण इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, नीति निर्धारक थे, नियामक थे, और जिसके कारण इनको बहुत सारे विशेषाधिकार दिया गया। विशेषाधिकार इनको भूमि जो अनुदान में दी जाती थी, उस भूमि को बोलते थे ब्रह्मदेय। वह भूमि टैक्स एग्जम्पशन होता था, उस भूमि पर इनको किसी प्रकार के टैक्स देने की आवश्यकताएं नहीं होती थी। और खास करके जब हम यहाँ पर पल्लव समाज में जाति व्यवस्था को देखते हैं तो एक अच्छी बात देखने को मिलती है, कुछ अलग सीख देखने को मिलता है। वो अलग क्या है कि प्रत्येक वर्ण एवं जाति के लिए अलग अलग नियमें था। अब कैसे करें, यहां पर हम देखें कि तीन प्रमुख स्थान समाज में, पल्लव समाज में तीन प्रमुख स्थान को हम देखते हैं। तो बेटा, तीन प्रमुख स्थान कौन कौन सा? उर, सभा और नगरम। पहला क्या है? उर, दूसरा क्या है? सभा, और तीसरा क्या है? यहां पर तीसरा है नगरम। उर, सभा एवं नगरम।
अब यहां देखते हैं उर। उर क्या था? ये उर ऐसा स्थान था जहां पर किसान वर्ग निवास करते थे, रहते थे। और सभा वह जगह था जहां पर ब्राह्मण वर्ग रहते थे। यहां पर ब्राह्मणों का निवास स्थान था और इनको सारी छूट प्राप्त थी। इनको टैक्स फ्री था, टैक्स एग्जम्पशन था। और नगरम वह स्थान था जहां पर बड़े बड़े व्यापारी लोग, सामान्य व्यापारी लोग यानी व्यापारी वर्ग यहां निवास करते थे। तो इस प्रकार से एक नई बात यहां पर देखने को मिल रहा है, उर, सभा और नगरम। अब हम बात करें कि पल्लव समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। देखिए, एक तो समाज संयुक्त परिवार की प्रथा थी, लेकिन समाज में यह देखा गया कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छा नहीं कह सकते, संतोषजनक कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि समाज में अंतरजातीय विवाह पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ था। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध था और संपत्ति पर पुरुष का अधिकार, संपत्ति पर पुरुष का अधिकार माना जाता था। दूसरी बात क्या है कि विधवा विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। चलो, विधवा विवाह होना चाहिए, तो विधवा विवाह यदि नहीं था, इसका मतलब ये है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, पर्दा प्रथा नहीं था, तो ये दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति हो सकता है। लेकिन अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं था, अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं थी और पुरुषों को ही संपत्ति पर अधिकार माना गया, तो ये बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन एक और बुरी बात क्या है कि सती प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर सती प्रथा की प्रचलन यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होती है, इसके प्रमाण भी है। तो ये थे महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर के पल्लवकालीन समाज में। अब पल्लवकालीन संस्कृति को देखें, संस्कृति में हम देखते हैं, पल्लवकालीन संस्कृति में हम देखते हैं, हम धर्म को देखते हैं कि पल्लव समय में उस समाज की धार्मिक स्थिति क्या थी। देखिए, पल्लव वंश के, राजवंश के जितने भी शासक हुए वह धार्मिक दृष्टिकोण से काफी सहिष्णु थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी धर्म को फोर्सली, जबरदस्ती लोगों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। हालांकि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे शासक और उसी धर्म को उन्होंने प्रमोट भी किया था। शैव विष्णु के पूजक थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से शैव और विष्णु को उन्होंने रूप बड़ा किया, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्मों को भी मुख्य रूप से संरक्षण प्रदान किया। जैन और बौद्ध का भी विकास उतना ही होते रहा जहां पूर्व में था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहिष्णुता की नीति, सहिष्णुता की नीति का पालन पल्लव राजवंश के शासकों ने किया। किसी भी एक धर्म को आरोपित नहीं किया और किसी भी व्यक्ति को एक ही धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। इसका वर्णन चीनी यात्री हुएनसांग भी करते हैं। हुएनसांग कहते हैं, लिखते हैं
कि पल्लवों में सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। बौद्ध धर्म काफी उन्नत अवस्था में था, उतना ही जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग का कहना है। यानी ह्वेनसांग कहते हैं कि ह्वेनसांग क्या कहते हैं, इसकी वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग करते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग अपने यात्रा क्रम में कांची के पल्लव भी गए थे। इस राजवंश का भी दौरा उन्होंने किया था और उन्हें लिखते हैं कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों उन्नत अवस्था में थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि जो मैंने कहा कि पल्लव राजवंश के जो शासक थे वह ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, लेकिन धार्मिक विद्वेष की भावनाएं उनमें नहीं था। जैसे हम एग्जाम्पल दे, महेंद्र वर्मन की एग्जाम्पल दे। यहाँ पर जब आप लिखे तो उदाहरण स्वरूप लिखे तो बहुत अच्छा होता है। हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन की बात करते हैं। महेंद्र वर्मन जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार भी किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ। इन राजाओं में, पल्लव राजवंश के शासकों में अन्य धर्मों के प्रति कोई विद्वेष की भावना हमें देखने को नहीं मिलता है। और हालांकि बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि पल्लवों के अधीन शैव और वैष्णव इन दो धर्मों का विकास काफी हुआ। और जैसे अलावार संत और नैनार संत, यदि हम बात करें अलावार और नैनार, सभी ने सुना होगा। अलावार जो कि वैष्णव के अनुयायी थे, ये वैष्णव के अनुयायी थे, और नैनार जो कि शैव के अनुयायी थे। और इसी समय शंकराचार्य की भी चर्चा करना यहाँ अपेक्षित है। यानी अलवार संत, नैनार संत एवं शंकराचार्य के प्रभाव से कांची में यानी दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होती है, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति कोई विद्वेष की भावनाएं बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मण धर्म जैसे यज्ञ, मूर्ति, मंदिर निर्माण को काफी प्रोत्साहित किया। इस समय खास करके शिव, विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, मूर्तियां बनाई गई, भव्य मंदिर बने, जो हम कला और वास्तुकला में हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ पर आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कि इस समय हम बात करते हैं शिक्षा एवं साहित्य। पल्लव के शिक्षा एवं साहित्य का विकास, शिक्षा और साहित्य के लिए भी उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया है। पल्लव शासक इनमें काफी रुचि रखते थे। कांची एक विख्यात शिक्षा का केंद्र था, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब था। अब पल्लव शासकों ने शिक्षा और साहित्य दोनों को काफी अधिक संरक्षण प्रदान किया। इस समय के विद्वान जैसे हम बात करते हैं भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीय नामक ग्रंथ की रचना किया। हम बात करते हैं दंडिन जैसे कवियों को अपने राज दरबारों में यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया। एक थे मारुति दत्त, एक कवि थे मारुति दत्त, इनका भी योगदान काफी उल्लेखनीय है। जैसे कि दंडिन का है 10 कुमार चरित, भारवी का है किरातार्जुनीय। यानी संस्कृत साहित्य एवं शिक्षा का सर्वाधिक विकास हुआ। साथ ही संस्कृत के साथ साथ तमिल, संस्कृत भाषा साहित्य के साथ साथ
तमिल भाषा एवं साहित्य दोनों का विकास इस समय हमें देखने को मिलता है। जो कि महेंद्र वर्मन, जो खुद साहित्य में बहुत अधिक रुचि लेते थे, जिनकी एक खुद रचनाएं मत विलास प्रहसन, इस प्रकार से तमिल रचना भी है कुराल, तमिल रचना कुराल की रचना इसी समय की जानी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पल्लव काल में समाज, धर्म, शिक्षा, संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसके कारण पल्लव राजवंश की काफी प्रशंसा की जाती है। इसलिए हमने कहा कि पल्लव राजवंश है केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि वह अपने सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ धर्म और शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यदि प्रश्न आए तो इससे अधिक हमें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, ये काफी है। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। वह हमारा टॉपिक होगा पल्लव वास्तुकला।